वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कई और मुल्कों के अलावा इस साल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में भी आम इंतखाबात हो रहे हैं। 7 मरहलों में होने वाले इस इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और दूसरे मरहले के लिए 13 रियासतों में वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जिसके लिए भारत में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 97 करोड़ से ज्यादा है। बीजेपी के रहनुमा और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी जमात को अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान हिंदू कौम परस्ती पर मबनी बयानिए पर नाकदीन की तरफ से तनकीद का सामना है, जबकि दूसरी तरफ उनकी मुखालिफ जमात कांग्रेस ने मुल्क की अपोजिशन और इलाकाई जमातों के साथ एक मुतहदा महाज बनाया है जो महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के इशू पर इलेक्शन लड़ रहा है। क्या भारतीय वज़ीर आज़म का हिंदू कौम परस्ती पर मबनी बयानिया सिर्फ एक इंतखाबी नारा है या मोदी सरकार की कौमी हिकमत अमली का आकाश? और नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक सेक्युलर भारत के खतोखाल में आने वाली तब्दीलियों का मुल्क की अकलियतों के लिए मतलब क्या है? आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर भारत में अपोजिशन और अकलियतों समेत सिविल सोसाइटी की तरफ से तनकीद हो रही है और उस बयान को इलेक्शन कमीशन के साथ भी उठाया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सोहेल कासमी ने कुछ तजकारों से और आवाम से इस पर राय ली। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है जो उन्होंने राजस्थान की एक रैली में संडे के रोज दिया था। इस रैली में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिस पर पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी या जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी जानिब से इस बयान को हेट स्पीच के तौर पर देखा जा रहा है। मंडे के रोज़ कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्पीच की शिकायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर किसी भी तरह के कमेंट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ हैं, उनका इस तरह का बयान जारी करना कई लोगों के लिए बहुत ही चौंका देने वाला है। हिंदू मुसलमान करने से सर कुछ नहीं होगा, जाति धर्म करने से कुछ नहीं होगा। खून तो सर एक ही है। नेता लोग अपने अपने वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आजकल कोई रोजगार पर बात नहीं करता है, न कोई शिक्षा बात करता है। कोई भी सरकार आती है, मैं ये किया, मैं वो किया, और गरीब यहाँ पर रोड पर टहल रहे हैं, कटोरा हाथ में आ गया है। इस बार जनता सतर्क है, जनता सावधान है। वो इस बार संविधान को बचाने के लिए इलेक्शन में वोट दे रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दे रही है, क्योंकि ये जानती है हिंदुस्तान की जनता अगर इस बार के इलेक्शन हाथ से निकल गया तो भाजपा आने के बाद हो सकता है संविधान में भी बदल दे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच में जो रिटोरिक इस्तेमाल किया गया है वो बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी बीजेपी के लीडर्स इसी तरह के रिटोरिक्स का इस्तेमाल करते रहे हैं और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते रहे। लोग बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल कर रहे हैं, इसलिए वो उससे भटकाने की कोशिश है। पहले भी उनका ये खेल रहा है, अब भी उनका खेल है, कोई नया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के इलेक्शन में भी कहा था कि ये इलेक्शन जो है अली और महाबली के बीच में है, आप अली को वोट दोगे या महाबली को वोट दोगे, लेकिन लोगों ने उसको नहीं तवज्जो दी। और अब भी मुझे लगता है कि उनके भटकाने की ये कोशिश जो है बहुत कामयाब नहीं हो रही है। और अगले दिन ही उन्होंने फिर पलटी भी खाई। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं तो हज पे भेज रहा हूँ, देखो हज के लिए मैं इंतज़ाम अच्छे करा रहा हूँ। तो एक तरह से वो कन्फ्यूजन में है, घबराहट में है, परेशानी में है, और नतीजा उसका ये है कि इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती एक देश के प्रधानमंत्री। जबकि बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट का दिफा कर रही है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से उसे हेटफुल कहना बहुत ही मुनासिब बात नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर कासमी। बाज़ तज्जाकार समझते हैं कि भारत में होने वाले इन इंतखाबात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी कामयाब होगी तो क्या भारत में बाकी सियासी जमातें ब्रायनाम रह गई हैं
और अब पूरा मुल्क एक पार्टी के निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अजीत शाही, सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। उनसे इस बारे में हम पूरे प्रोग्राम में बात करते रहेंगे और बाकी आरा भी लेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 बरस से इक़्तिदार में हैं, एक मकबूल अवामी रहनुमा है। नाक़दीन कहते हैं कि उनकी पॉलिसियों की वजह से भारत में जमहूरी रवायात को नुकसान पहुँचा है। ये इंतखाबात जमहूरियत के तसलसल के लिए कितने अहम हैं? ये साहब, ये तो बहुत अहम है जमहूरियत के लिए। और दरअसल कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज हमारे मुल्क की जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे ही सवाल खड़ा हो गया है। अगर इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी दोबारा जीत कर आते हैं तो ये पॉसिबल है कि आगे डेमोक्रेसी ही अपने आप में कमोबेश ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में अगर आप देखें तो जो वीडम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ नाउ एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि यहाँ पर इंतखाब होते हैं लेकिन ये ऑटोक्रेसी है। और फ्रीडम हाउस, जो कि यहाँ वाशिंगटन डीसी का बेस्ड एक सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि इंडिया इज़ नो मोर फ्री, इंडिया इज़ नाउ पार्टली फ्री। तो अगर इतने जिस तरह से रिएक्शन आया, हमने ग्लोबली देखते हैं कि तनकीद होती है अमरीकी इदारों की तरफ से भी, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फ्रीडम हाउस की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़र्क, अरविंद केजरीवाल को अभी हमने देखा कि जेल में डाल दिया गया इंतखाबात से पहले, अक़लियतों पे जो तनकीद हो रही है और जिस तरह के बयानात वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से आए हैं, आप समझते हैं कि मोदी के वोट बैंक पे असर पड़ रहा है? देखिए, वोट बैंक नाम की चीज़ जो है वो हम बहुत सालों से सुनते चले आ रहे हैं और होती भी है, लेकिन ये सारे कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं हाइंडसाइट इज़ 2020। तो पहले से तो कोई बता नहीं पाता है कि किधर कहाँ कितना क्या वोट जा रहा है। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को देखें तो जैसे गुजरात जो सूबा है, जो एक स्टेट है इंडिया का, गुजरात, जिसके चीफ मिनिस्टर होते थे पहले नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने से पहले, वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है सूरत। सूरत में पिछले 2 बार 2014-2019 में कम से कम 60-70-75% वोट से बीजेपी ने अपना इलेक्शन इंतखाब जीता था। लेकिन इस बार उनकी हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्शन ऑफिशियल हैं उन्होंने उनके साथ बीजेपी का साथ देते हुए ऑपोजिशन कैंडिडेट, जो मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, उनका जो एप्लीकेशन थी, जो नॉमिनेशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी सारे जितने और कैंडिडेट्स थे सबने एक ही दिन विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो आप सोचिए किस लेवल का प्रेशर है, और इनका वोट बैंक कितना है कितना नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये मालूम है कि इनकी हालत जो है बहुत ठीक नहीं महसूस हो रही है। इसीलिए ये आज हिंदू मुसलमान ये सारी बातें कर रहे हैं ये, और 10 साल से ये राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से राज किया। अपने ये जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं उनको भी गिनाने को तैयार नहीं है ये। तो अभी जो बीजेपी का मौक़िफ़ आ रहा है, बीजेपी कह रही है कि इसको सियाको सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से हट के मोदी जी के बयान को दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन बिला वजह मोदी पे हमले कर रही है? क्या कॉन्टेक्ट से हट के बयान दिया जा रहा है? जो उन्होंने बोला वो साफ है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने ये बोला कि मुसलमान जो है घुसपैठिए हैं, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये तो एक, अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई ऐसा अगर नेता ये बात, ऐसी बात कह दे, कोई सियासतदान ऐसी बात कह दे, तो उसके ऊपर तो सब राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे। ये तो रेसिस्ट बात है। ये दरअसल ये बीजेपी जो पार्टी है ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है ही नहीं, ये एक एथनो नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है ये, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से रेसिस्ट आइडियोलॉजी है। लेकिन उसके बावजूद आपका अजीत ये कहना अपनी जगह पे, लेकिन वोट तो उनको मिल रहा है। आपने जो प्रेशर की बात की, लेकिन वोट उनको इतना मिल रहा है कि उनको इलेक्ट हो रहे हैं ना, इलेक्टोरल वोट है उनके पास, इलेक्टोरल वोट बैंक है उनके पास, इसी वजह से तो वो हुकूमत में है 10 साल से। सही बात है। तो 2014 में इलेक्शन जीते वो, 2019 में इलेक्शन जीता, 2024 के इलेक्शन में अभी हम गुजर रहे हैं, उसके उस दौर से, इंतखाबात से गुजर रहे हैं आप। लेकिन अगर देखें स्टेट इलेक्शंस देखें, अभी पिछले साल, अभी 12 महीने से कम पहले इलेक्शन हुआ था कर्नाटका स्टेट में, जो हमारे साउथ इंडिया में स्टेट है, वहाँ बुरी तरह बीजेपी की हार हुई। इसी तरह से तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, वहाँ बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। तो ये कह देना कि सारे वोट उनको जा रहे हैं। हिंदुस्तान फिर भी 80% हिंदू कंट्री है, ठीक है साहब, और 20% माइनॉरिटीज़ हैं, और 80% में भी पिछली बार 2019 में जो वोट मिला था नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी को, नेशनल वोट एवरेज था 36%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये भी मान लें कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट दे रहे हैं बीजेपी को, तो 80 में से आप 36 निकाल दें, इसका मतलब 44% आदमी तो वोट ही नहीं दे रहा उनको, हिंदू नहीं वोट दे रहा उनको। इस पे हम गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाएंगे अजीत, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुबैना तौर पर मुसलमान मुखालिफ बयान पर मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक सिंघवी का कहना है कि ये बयान मज़ाक़ खेज़ है।
Unfortunately, the statement we have quoted बदकिस्मती से हमने जिस बयान का हवाला दिया है वो वाकई मज़हक़ खेज़ तौर पर काबिल एतराज़ है। हम एक खुश बयान वज़ीर आज़म जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म हैं उनसे कभी ऐसी तवक्को नहीं कर सकते। हम उनसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि वो ये बयान वापस लें, इसकी वजाहत करें, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो बताए कि कानून भी यही कहता है। हम उनके हवाले से भी वही करेंगे जो दूसरों के साथ करते हैं। whatever we do with others. भारतीय नौजवान अमरीकियों की एक बड़ी तादाद अमेरिका में आबाद है जो अपने आबाई मुल्क की सियासत में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने कम्युनिटी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं से भारत में होने वाले इंतखाबात के बारे में उनके तासुरात जानने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लोगों पे केस चलाए हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा गया है, लोगों को भड़काया गया है, इलेक्शन कमीशन कोई लोगों की कंप्लेंट को सुन नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम का केस लेना था 6 महीने पहले, 2 साल पहले, वो अभी राइट इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन ईवीएम का केस हाथ में लिया है। सो ये सब चीजें हमें कॉन्फिडेंस नहीं देती है। हम मानते हैं कि ये लॉपसाइडेड इलेक्शन है, इट इज नॉट फेयर एंड इट इज ऑल्सो नॉट फ्री। ये कोई ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव है। वी नो देयर आर सर्टेन मीडिया पीपल, प्रिंट मीडिया पर्टिकुलरली, पूरा भारत के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ है। तो उन लोग बोलते रहेंगे क्योंकि उनका अपना नैरेटिव बताना पड़ेगा उनको। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। बट दरअसल वहाँ ग्राउंड में जाके देखिएगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एंड नॉट ओनली दैट, भारतीय जनता पार्टी, भारत का जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के पार्टी, उन लोगों ने एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिए थे। पूरा दुनिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको निमंत्रण दिया है और कुछ देश एग्री भी कर लिया, उन लोग आना शुरू कर दिए। दे कैन गो टू इंडिया, वो इंडिया जा सकते हैं और वो घूम सकते हैं और वो स्वयं देख सकते हैं उसमें कोई हेरा फेरी हो रही है कि नहीं। तो भारत जैसा फ्री, दी मोस्ट फ्री इलेक्शन और कहीं होगा भी नहीं है और नहीं हो रहा है। हर तरह की आरा अजीत हमारे सामने है। कश्मीर से भी कुछ हम देखते हैं कि रियासती इंतखाबात का मरहला जिस तरह से चल रहा है उसमें एक जो है वो निशस्त पे इंतखाब हो गया है, दूसरी पे इस जुमे को होने जा रहा है। कश्मीर से हम देखते हैं कि यूसुफ जमील हमारे साथ हैं, उनसे कुछ ओपिनियन लेते हैं। भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में दिल्ली की तरफ से कश्मीर के खुसूसी स्टेटस के आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार इलेक्शन हुए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पार्लियामान की सिर्फ 6 नशस्तें हैं और एक नशस्त पर पहले मरहले में इंतखाब हो चुका है, दूसरे मरहले पर मजीद एक नशस्त पर इंतखाब जो है वो इस जुमे को होगा। यूसुफ साहब, हमें श्रीनगर से आपने ज्वाइन किया है, बताइए श्रीनगर में क्या हालात हैं और इस इलेक्शन के हवाले से क्या माहौल है रियासत में? फिलहाल तो यहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो यहाँ बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ का मौसम है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसका जो यहाँ की इलेक्शन कैंपेन चल रही है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जमकर अपने लिए कैंपेन चला रही हैं और जैसा कि आपने बताया कि इस जुमे को जम्मू में वोट डाले जाएंगे और उसके बाद अनंतनाग राजौरी में वोटिंग होगी और उसके बाद जो बाकी मरहले बचते हैं उनमें श्रीनगर में, बारामूला में और बिल आखिर में लद्दाख में वोटिंग होगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे श्रीनगर से कि कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं। अजीत, जिस तरह की सेकुलर रियासत भारत को हमेशा कंसिडर किया गया और भारत ने अपने आप को पोर्ट्रे भी इसी तरह से किया, अब आप समझते हैं कि सेकुलरिज्म पे भारत के सवाल हैं? जी हाँ, बिल्कुल सवाल है। और बीजेपी लगातार हमेशा से बीजेपी ने ये कहा है कि सेकुलरिज्म नहीं, इंडिया में सूडो सेकुलरिज्म है, यानी कि अगर जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं अगर उनको बराबर का हक दिया जाए तो बीजेपी की नज़र में वो सही नहीं है। आपको ये भी याद दिलाना होगा कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी दरअसल पॉलिटिकल विंग है एक दूसरी तंजीम का जिसका नाम है आरएसएस,
और आरएसएस 1925 में कायम हुआ था, 99 साल पहले। और आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत साफ है। आरएसएस का ये कहना है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और मुसलमान और ईसाइयों को हिंदुओं से दबकर रहना होगा। ये उनकी बुनियादी आइडियोलॉजी है और उसी को बीजेपी इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन आरएसएस एक अलग जमात है। नेशनलिस्टिक जमातें जितनी भी हैं किसी भी मुल्क में अगर हम देखते हैं तो उनका जो बुनियादी इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका हमेशा से हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग या रफ या एटलीस्ट जो है वो काफ़ी रिजिड स्टांस होता है। जो नेशनलिस्टिक जमातें होती हैं उनका इस तरह का स्टांस नहीं होता और बीजेपी का ऐसा स्टांस तो नहीं है, इसी वजह से तो वो गवर्नमेंट में है और वफाकी गवर्नमेंट में है। नहीं, बीजेपी का यही स्टैंड है। बीजेपी के लोग लगातार एक ही बात करते हैं कि मुसलमान जो आप देखिए ना, अभी पिछले हफ्ते एक हिंदू फेस्टिवल था रामनवमी का, जो रामचंद्र भगवान हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी का प्रोग्राम था, बर्थ डेट का। और आप ये देखिए कि जगह जगह जो है वो इनके जो लोग हैं, इनके फुट सोल्जर्स हैं, वो जाके मसाजिद के सामने जाकर नाचते हैं, ढोल पीटते हैं। और एक अभी वीडियो आया था जिसमें एक क्रिश्चियन चर्च के जाके उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने जो पत्थर मारे। दरअसल इनकी बुनियादी आइडियोलॉजी जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों की तरफ नफरत के ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बेस्ड है ये। और सेकुलरिज्म पे सवाल आज 100% उठ रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए बाकी जितनी तंजीम है, आप जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सारी खड़े होकर ये कह रही हैं, इनके अपने एलाइज को छोड़कर, कि हम हिंदुस्तान के वी आर लिटरली डीलिंग विद अ थ्रेट टू इंडियाज़ फंडामेंटल फैब्रिक ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये सिचुएशन आज की, ये हालात आज की तारीख में हिंदुस्तान में खड़े हो गए हैं। क्या बीजेपी कभी वापस इसको, इंडिया को सेकुलरिज्म के रास्ते ले जा सकती है? मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि सभी रियासतों में यही सूरत हाल है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो प्रिंसिपली जो 4 स्टेट्स हैं उनमें तमिलनाडु और केरला में तो बीजेपी का कोई उनका खाता भी नहीं खुलता, उनका तो एक रन भी नहीं बनता उनका वहाँ पर। कर्नाटका में बीजेपी कुछ पिछले कई सालों से जो है वो प्रोमिनेंस में रही है, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने पिछले साल ही बीजेपी को बुरी तरह उनको जो है शिकस्त दी उनको इंतखाब में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स, साउथ इंडिया में हम देखते हैं बीजेपी का होल्ड नहीं हो पाया है पिछले 30-40 साल में, पूरी मुफीद कोशिशों के बावजूद। तो आज हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये मैक्सिमाइज कर, एक्चुअली इनकी वजह जो ये बार बार मुसलमान के बारे में कर रहे हैं और ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं हिंदू लोगों को, उसकी वजह ये है कि नॉर्थ इंडिया में इनको सीटें ज़्यादा मिलने नहीं हैं। राइट। हमें इस वक्त जो है निरुपमा सुब्रमण्यम ज्वाइन कर रही हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया निरुपमा, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं अभी अजित से यही जानना चाह रहा था कि भारत में जो इस वक्त चंद रियासतें मिलकर फैसला करती हैं हुकूमत बनाने का और उन्हीं की वजह से जो भी पॉलिसी बनती है वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होती है, क्या पॉलिसी मेकिंग के अमल में तमाम रियासतों की राय शामिल की जाती है? होना तो चाहिए, और यही कंप्लेन है साउथ इंडिया से कि उनको शामिल नहीं किया जाता। दरअसल बात यह है कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, जैसे यूपीए का था, तो बहुत बड़ा बिग टेंट था, उसमें सारी पार्टीज मौजूद थी और एक तरह से उसमें पुल एंड पुश रहता था, बहुत प्रेशर्स थे ऑन द गवर्नमेंट के हर पार्टी को साथ लेके चले। अब जब एक पार्टी को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाता है अपने आप से, और उनके जो एलाइज हैं, मतलब एनडीए जो है वो एक, बीजेपी इज लीडिंग द एनडीए, पर उनके जो एलाइज हैं वो भी उसमें यूजलेस ही हो जाते हैं एक तरह से, बिकॉज बीजेपी को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हम देखते आ रहे हैं पिछले 2014 में भी और 2019 में भी, कि बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो हो जाती है तो फिर उसको और लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पार्टीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके व्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके साउथ और नॉर्थ के बीच में, स्पेशली तमिलनाडु, मैं पूरा साउथ नहीं कहूँगी क्योंकि कर्नाटक इज़ हाफ एंड हाफ बीजेपी एंड कांग्रेस, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी इट्स नॉट दैट क्लियर, बट फ्रॉम तमिलनाडु आपको लगता है कि तमिलनाडु की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। जैसे मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के लिए एक पॉलिसी शुरू किया इन्होंने, जो बिल्कुल तमिलनाडु उसके सहमत नहीं है। इसी तरह जीएसटी जो टैक्सेशन का एक रेवेन्यू सिस्टम था उसको भी लेके बहुत ज़्यादा तनाव है कि तमिलनाडु को अपना शेयर नहीं मिल रहा, या जो फाइनेंशियल कमीशन जो बैठते हैं वो तमिलनाडु को जो उसका हक है वो नहीं दे रहे। तो
इस तरह से इन चीजों पे है। और एक तो और ये चीज पे है सारी जो इमोशनल जो इशू है। जी एक मिनट, मैं जस्ट please. बात फिनिश करना चाह रही हूँ। एक जो है बीजेपी में कि पूरे कंट्री में हिंदी का इम्पोजिशन along with Hinduism, that is not going down well in Tamil Nadu. मैं आपसे बात कर रही हूँ in Hindi or Urdu, whatever you may call it, it's broken up. But and यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जैसे बात कर लेते हैं हिंदी में। इनफैक्ट यहाँ पे एक हिंदी प्रचार सभा है जो प्री इंडिपेंडेंस से चलता आ रहा है, और यहाँ पे लोग सीखते हैं बिकॉज दे वांट टू गो आउट एंड डू seek opportunities in मेरे India, पास other parts of India. 3 मिनट है शो के क्लोज करने के लिए। जी जी प्लीज। एक मिनट। तो यहाँ पे वो पसंद नहीं करते कि वो हिंदी को यहाँ पे इम्पोज करेंगे बाय फियर। यहाँ वॉलंटरीली लर्न कर लेंगे, बट दे डोंट वांट एन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। मेरे साथ अजीत भी स्टूडियो में है। मैं अजीत शाही से भी इसी पे ओपिनियन लेना चाहूँगा। अजीत, जो मॉडर्न डे वर्ल्ड है उसमें भारत का जो मुआशी पावर है, आपको लगता है कि वो किसी तरह से अक़लियतों को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है या प्रेस को दबाया जाता है, क्या दुनिया सिर्फ भारत के मुआशी ताकत होने की वजह से ये सब तस्लीम कर रही है? देखिए, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर थी, इंडियंस लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म की, वो ख़त्म हो गई वेस्टर्न वर्ल्ड में। आप यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में आपको कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि इंडिया आज की तारीख में एक लिबरल प्रोग्रेसिव स्पेस है, वेस्टर्न वैल्यूज़ को फॉलो करता है, जो हमने टर्की के साथ देखा है पिछले 20 साल में। जहाँ तक इंडिया की हार्ड पावर की बात है तो वो एक अलग ही मसला है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी, हालांकि मोदी गवर्नमेंट ये लगातार कह रही है कि हम इकॉनमी को हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इंडियन इकॉनमी के भी आज बहुत बुरे हाल है। तो मुझे मालूम नहीं है कि किस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की वजह से इंडिया की जो ताकत है, जो इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, उसमें बेहतरी आई है। मैं निरुपमा आपकी तरफ आऊँगा। भारत में कांग्रेस या अपोजिशन इत्तेहाद को वोटर्स में पजीराई नहीं मिल रही, तो वो क्या ये दुरुस्त है? इस वक्त जिस तरह की हम सिचुएशन देखते हैं उसमें क्यों अपोजिशन जो है वो अपील नहीं कर रही किसी भी तरह से, और जो ऑडियंस जो है या वोटर्स जो है उनको अपील नहीं कर पा रही? नहीं, हम अभी ये नहीं कह सकते कि अपील नहीं कर पा रही है, ये तो हमें इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ये ज़रूर है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को इतना ट्रैक्शन नहीं नज़र आ रहा, मतलब कोई वेव नहीं नज़र आ रहा, प्रो मोदी वेव नहीं नज़र आ रहा। सो आई विल हेजिटेट टू मेक अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट के ऑपोजिशन का कोई ट्रैक्शन नहीं है अभी वोटर्स में। वील हैव टू सी, बिकॉज मोदी जी खुद नर्वस दिखते हैं, इसीलिए उन्होंने जो राजस्थान में उस दिन बात चलाई अबाउट मंगलसूत्र और he didn't use the word Muslim के, but जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, which is a dog whistle in India, it is a dog whistle। जी, मैं इस पे एग्जैक्टली अजीत की भी ओपिनियन लेता हूँ। निरुपमा कह रही थी, आप सुन नहीं पाए उनको, उनका कहना है कि मोदी जी को इस दफ़ा वो ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, या ऐसा नहीं कह सकते कि अपोजिशन जो है उसको उस तरह से अपील नहीं कर पा रहे अपने वोटर्स को। 30 सेकंड से अगर आप क्विकली ये बता सकें कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है इस वक्त। हमने 2 बार अपने लाइफ टाइम में, पिछली बार ये देखा है कि सारे एनालिसिस के बावजूद रूलिंग पार्टी हार गई। एक बार हमने 2004 में देखा, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में नारा दिया गया था देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, और इंडिया शाइनिंग का उनका स्लोगन था, और वो हार गए थे इलेक्शन। और 1977 में हमने ये देखा कि इंदिरा गांधी, जो उस वक्त की वजीर आज़म थी, उन्होंने सबको जेल में डाला हुआ था, अपोजिशन लीडर्स को। उन्होंने अचानक इमरजेंसी हटाई, इलेक्शन अनाउंस किए, सबको जेल से निकाला, और विद इन अ मंथ वो इलेक्शन बुरी तरह हार गए थे, खुद भी हार गई थी। अजीत बहुत शुक्रिया, निरुपमा बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, यहीं पे शो को ख़त्म करेंगे। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।